नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। अब अपन लास्ट हेडिंग पे आते हैं, 8वीं और 9वीं हेडिंग, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आनंद भी आ रहा होगा। इनाम गांव, देखो इनाम गांव कहाँ पे है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और भीमा नदी घाटी जो है, भीमा नदी की एक सहायक नदी है। भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर अवस्थित है। के किनारे पर अवस्थित। ठीक है, ये है हमारा इनाम गांव। पहली बात, महाराष्ट्र में भीमा नदी की सहायक नदी। अब बात आती है कि ये नगर क्यों चर्चित है, तो हम कहेंगे ये नगर ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ताम्रपाषाण काल का क्या मतलब है? ताम्रपाषाण काल का मतलब ये है कि ऐसा नगर जिसमें पाषाण के साथ साथ तांबे के साक्ष्य भी मिले हो। ताम्रपाषाण कालीन एक नगर जो कि किलेबंद नगर आप कह सकते हो, चारों तरफ खाई बनी हुई किलेबंद नगर, किलेबंद व खाई युक्त नगर, खाई बनी हुई चारों तरफ। तो एक ऐसा नगर जो किस काल का था? ताम्रपाषाण काल का। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की। खोज की जहाँ तक बात आएगी, तो अब देखिए यहाँ पर एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट का मैं नाम बताऊंगा जो भारत का सबसे बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट रहा है, M.K. धावलीकर। M.K. धावलीकर ने, किसने? M.K. धावलीकर। टोटल 13 सेशन चलाए। 13 सेशन का मतलब 13 बार वहां पर जाकर खुदाई की। 1968 से लेकर 1983 के बीच में टोटल 13 बार उन्होंने खुदाई की धावलीकर ने, तब जाके इनाम गांव का वो पूरा पता लगा सके थे। इनके बाद में H.D. सांकलिया ने इनका साथ दिया था और अंसारी भी साथ में जुड़े थे, लेकिन मैन कौन थे? धावलीकर। 1968 से 83 के बीच में धावलीकर ने जो है वो इन नगर की, इनाम गांव की खोज की थी। ठीक है, ये तथ्य दिमाग में रखना, याद रखना इसको, M. धावलीकर को। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या है इनाम गांव में जो हमें याद करना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर लोगों का जो व्यापार था वो इम्पोर्टेंट है। लोगों का जो व्यापार था वो आपके कपड़ों से लेकर, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से लेकर, लोहे से लेकर, पत्थरों से लेकर, कृषि से लेकर, छोटे मोटे बहुत सारे व्यापारिक कार्य यहाँ के लोग करते थे। हमें हर प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कृषि भी अत्याधुनिक थी। नहर व बांध के साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो नहरों व बांधों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे एक प्रकार से व्यापार के साक्ष्य भी हमारे को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या मिला है, तो यहाँ पे और जहाँ तक बात है, कई कब्रें यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। अच्छा, एक कब्रों का मैं पॉइंट बताना भूल गया आपको। महापाषाण में एक पॉइंट में और लिखवाना चाह रहा हूँ आपको, याद रखना कि भारत के अंदर सबसे अधिक महापाषाण कालीन स्थल कौन से क्षेत्र से मिले हैं? जूना पानी से मिले हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। तो सबसे ज्यादा महापाषाण साक्ष्य सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र से मिले हैं? जूना पानी, महाराष्ट्र से। ये पॉइंट ऐड कर देना, भूल गया था, अभी याद आया। तो अब मैं वापस इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब यहाँ से हमें एक ऐसा कंकाल तंत्र मिला है, एक ऐसे वयस्क व्यक्ति को सीधा लिटाने का कंकाल तंत्र मिला, जिसका सिर उत्तर में है और पाँव दक्षिण में है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति मिला है, व्यक्ति का कंकाल प्राप्त हुआ यहाँ से, सीधा लिटा हुआ
सीधा लेटा हुआ है, जिसके सिर उत्तर में है, सिर है वो नॉर्थ में है, और पांव आपके अपने आप ही हो गए कहाँ पे, दक्षिण के अंदर। इस प्रकार का एक साक्ष्य मिला है। और इस खास बात ये थी कि इस व्यक्ति को घर के अंदर ही दफना दिया गया है, घर के अंदर ही दफना दिया गया है, अंदर ही दफना दिया गया। और इसके साथ में, इस व्यक्ति के साथ में और क्या क्या चीज़ें ऐड कर दी इन्होंने, तो बहुत सारे बर्तन हैं, बर्तन बहुत सारे ऐड किए जाते थे। उनको लगता था कि मृत्यु के बाद भी उनको यूँ कहिए कि काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए होगी। साथ में एक अनाज का पूरा गोदाम है, पास में ही अनाज का गोदाम भी मिला है यहाँ पे एक, ठीक है। तो एक ऐसी कब्र भी मिली है। एक सबसे महत्वपूर्ण कब्र यहाँ मिली है, उसके बारे में यहाँ जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कौन सी कब्र मिली है, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक 5 कमरों का मकान मिला है। ये इस पूरे इनाम गांव का सबसे बड़ा मकान है, 5 कमरों का मकान है। और इस मकान के आंगन में एक 4 पायों का एक संदूक मिली है, 4 पायों की संदूक मिली है, पायों की संदूक है, पेटी है। और इस संदूक के अंदर एक कब्र प्राप्त हुई है, कब्र है संदूक के अंदर। अब कब्र को, उस कंकाल तंत्र को संदूक के अंदर डाल दिया है, तो फिर हुआ क्या कि वो पैर मुड़ गए, इसके पैर मुड़े हुए हैं इसके। ऐसा माना जाता है कि यह इस पूरे गांव का मालिक होगा, ऐसा माना जाता है कि गांव का मालिक होगा, इसलिए इतना बड़ा घर होगा। एक यहाँ पे अनाज का गोदाम भी है, अनाज का एक बड़ा गोदाम भी है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इस 5 मंजिले मकान से हमें प्राप्त होती है। इसको मकान का मालिक मान लिया गया है। तो ये इनाम गांव था, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ठीक है। ताम्र पाषाणकालीन स्थल वगैरह स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अपन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हमें कई प्रकार के खाद्यान्न के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जैसे गेहूँ। देखिए खाद्यान्न के साक्ष्य यहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए। कौन कौन से, देखो एक तो आप लिख लो गेहूँ, गेहूँ के अलावा आप लिखना जौ, चावल, इसके अलावा दाल, बाजरा, ठीक है। इसके अलावा मटर, तिल, ये सारे के सारे अनाज जो है वो इस इनाम गांव से हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा पशुओं की जहाँ तक बात है तो गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, और इसके अलावा घड़ियाल भी मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके मछलियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें इनाम गांव से हमें प्राप्त होती है। तो ये इनाम गांव को आप देख लो बढ़िया तरीके से। तो इसमें देखो विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ये कौन सी कब्र है, ये विशिष्ट व्यक्ति की 5 मंजिले भवन वाले व्यक्ति की कब्र देख लेना। और साथ में काम धंधे क्या थे ये मैंने बता दिया। ये टॉपिक पूरा हो जाता है, इसकी 9 की 9 हेडिंग हो जाती है। अब कुछ चित्र ले लेते हैं जो आपको समझने थे। ये रहे, ये है ऋग्वेद की पांडुलिपि, जो कि बहुत कोई अलग से नहीं है, अपन ने पहले ही पढ़ रखी है। एक लेक्चर फर्स्ट में जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको बता दी थी, उसमें मैंने क्या क्या बताया था, कुछ चीज़ें मैं वापस बता देता हूँ। देखो ऋग्वेद की जो पांडुलिपियाँ मिली हैं, ये पांडुलिपियाँ हमें कहाँ से मिली है, कुछ पांडुलिपियाँ कश्मीर से मिली है, कुछ पांडुलिपियाँ राजपुताना से मिली है, राजपुताना, कुछ पांडुलिपियाँ मध्य प्रांत से प्राप्त हुई है, मध्य प्रांत से प्राप्त। पांडुलिपियाँ किसके ऊपर लिखी जाती थी, तो मैंने आपको बताया था भोज के वृक्ष के ऊपर लिखी जाती थी, छाल के ऊपर लिखी जाती थी। इसके अलावा इन पांडुलिपियों को खोजने का काम किसने किया था, तो बुहलर ने किया था, साथ में किहलोन ने भी किया था। ये मुख्य थे जिन्होंने इन पांडुलिपियों की खोज का काम किया था। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि इसकी 30 पांडुलिपियाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, 30 पांडुलिपियाँ वर्तमान में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पड़ी है। भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना, महाराष्ट्र, यहाँ है। और
इनको मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार में भी, वर्ल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल किया है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर 30 पांडुलिपियों को शामिल किया था वर्ष 2007 में। पिछली बार शायद मैंने सन नहीं बताया था, तो इसको आप देख लेना, याद कर लेना। ये ऋग्वेद की पांडुलिपि किससे बनी थी, कैसे बनी थी, इसका मैंने पहले लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया था। ठीक है, अब है ये ताबूत समाधान, इसको थोड़ा सा समझ लो। ताबूत समाधान क्या होता है? ताबूत को इंग्लिश में कहते हैं सिस्ट। सिस्ट समाधान है। देखिए ये एक होल देखना आप अच्छे से, ये एक होल आप देख पा रहे होंगे, ये छेद है, ये इसे पिट होल कहते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूं ये है क्या। ये देखिए क्या होता था, जैसे मान लो ये धरातल है, ये धरातल है। अब ये लोग क्या करते थे, ऐसे पत्थर लगा देते थे बड़े बड़े, और उनके ऊपर एक ऊपर पत्थर लगा देते थे। ठीक है, और इस प्रकार से एक मेज बन जाती थी, और यहाँ पे ये वो कब्र बना देते थे, सामग्री वगैरह जो थी वो यहाँ सब डाल देते थे। ऐसा कैसा ये लोग धरातल के अंदर भी बना देते थे, कई बार ऊपर बनती थी, कई बार बाहर बना देते थे, और यहाँ पे कब्र लगा देते थे। ठीक है, तो अब देखिए ये दो टाइप की होगी कब्रें, धरातल के ऊपर हो सकती थी या धरातल के बाहर हो सकती थी। अब जो धरातल के ऊपर बनी जाती थी उसे डालमेन कहते थे। क्या कहते थे? डालमेन। कर्नाटक में, तमिलनाडु में खूब मिली है। और जो धरातल के नीचे बनाई जाती थी उसे कहते थे सिस्ट या ताबूत समाधान। ताबूत समाधान, बस इतनी सी बात ही। ताबूत समाधान धरातल के अंदर होते थे, और डोलेमन जो थे वो आपके धरातल के बाहर होते थे। ये ऊपर एक प्रकार से बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था, जैसे कैप स्टोन, कैप यानी टोपी, स्टोन यानी पत्थर, कैप स्टोन कहा जाता था। और साइड में जो ये बड़े पत्थर लगाए जाते थे इन्हें ऑर्थोस्टेटस बोलते थे। ऑर्थोस्टेटस, स्टेटस लगाते हैं ना फेसबुक वगैरह पे, वो स्टेटस। तो ऑर्थोस्टेटस होते थे खड़े पत्थर, और ऊपर लगा दिया जाता था एक आपके कैप स्टोन। ठीक है, और देखिए ये होते थे पिट होल। इसका काम क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ही समाधि ताबूत के अंदर बहुत सारे लोगों की कब्रें मिली है, तो इसमें ये लोग क्या करते थे, एक व्यक्ति को दफना दिया, उसके बाद में जब किसी घर के किसी और सदस्य की 40 साल 50 साल बाद मौत हुई, तो फिर इस पिट होल के जरिए ये लोग अंदर घुसते थे और दूसरा भी साथ में ले जाके दफना देते थे। तो पिट होल ताबूत समाधान में बनाए जाते थे, और इस पिट होल में क्या करते थे, वो एक प्रकार से यूं कहिए कि समय समय पर एक ही परिवार के लोगों को दफना दिया जाता था। ऐसे विशिष्ट परिवार होते होंगे। तो ये है आपके महापाषाण काल की समाधियाँ। तो कुछ समाधियाँ ऐसी थी जिसमें आपके यूं कहिए कि कक्ष होते थे बने हुए, कक्ष कुछ ऐसे थे जिसमें कक्ष बने हुए नहीं थे। कुछ ऐसी समाधियाँ भी थी जो आपके गुफाओं में बनी हुई होती थी। आपको क्या याद रखना है, आपको खाली इतना याद रखना है कि महापाषाण काल के अंदर जितनी भी समाधियाँ हैं वो टोटल 3 टाइप की है। कितने टाइप की है? 3 टाइप की। तो आप कहो पूछोगे कौन सी 3 टाइप की, तब आपको उत्तर बताना। पहली ऐसी समाधियाँ जो आपके कब्र के साथ में कक्ष भी होते थे, डोलोमाइन और ताबूत वाली हो जाएगी। दूसरी होती थी जिसमें कक्ष होते नहीं थे। तीसरा होता था जो गुफाओं में बनाए जाते थे। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, सामान्य चीज़ें हैं, देख लेना, ठीक है। और उसके बाद आता है आपके भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ। इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा समझा देता हूँ, समझ जाना इसको। देखो, ये आपको पता होगा कि लेखन कला का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? लेखन कला का विकास सबसे पहले हुआ था चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। चीन के अंदर क्या होता था, जो राजा लोग थे, चीन के राजा भारतीय ऋग्वेदिक राजाओं जैसे नहीं थे। चीन के राजा ऐशो आराम में महलों में रहने वाले राजा हुआ करते थे। ये राजा लोग क्या करते थे, ये राजा लोग जो लिपिक होते थे, जो क्लर्क होते थे, उन लिपिकों को हड्डियों के ऊपर प्रश्न लिखवाते थे। कैसे? ये हड्डी है ना, इसके ऊपर कैसे लिखवाते थे कि युद्ध में जीत होगी कि नहीं होगी, अगली बार जो हमारे जो ऋतु है, वर्षा ऋतु आने वाली, कैसी होने वाली है, आक्रमण कब होगा, ऐसे सवालात इसके ऊपर लगा देते थे। किससे लिखवाते थे? लिपिकों से। किसके ऊपर? हड्डियों के ऊपर। फिर क्या करते थे, इन हड्डियों को आग में डाल देते थे।
हड्डियों को किस में डाल देते थे? आग में। उसके बाद हड्डियां चटक जाती थी, टूट जाती थी। फिर क्या करते थे? इन टूटी हुई हड्डियों की, टूटी हुई जो हड्डियां थी, इन हड्डियों को दिया जाता था ज्योतिषी को, भविष्यकर्ताओं, देखने वालों को, और भविष्य देखा जाता था। तो इसलिए कहते हैं कि इन हड्डियों को क्या कहते थे? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां। ये हड्डियों का विकास चीन में हुआ था। राजा लोग लिपि को लिखवाते थे, आग में डालते थे, टूट जाती थी। उसके बाद में इन टूटी हड्डियों के ऊपर भविष्यवेता जो होते थे उनसे भविष्य दिखवाते थे और इस प्रकार से भविष्यवाणी करवाते थे। ये था इसका लास्ट पॉइंट। लास्ट में सवाल है, देख लेना। सूक्त क्या होते थे? तो क्या साहब अच्छी तरह से बोला गया हो। रथ क्या थे? तो युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। यज्ञ क्या थे? अनुष्ठान थे। महापाषाण क्या थे? सजाए हुए पत्र थे। और दास गुलाम हो गए। ठीक है, के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था? अब आपको भरना है यहाँ पे। महापाषाण पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? कब्रों में कि दक्षिण भारत में? जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। कौन करते थे? देख लेना। पोर्ट होल का इस्तेमाल कहाँ पे होता था? मैंने बता दिया। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है, कोई ज़्यादा बड़े हार्ड वर्ड है नहीं। वेद क्या था? प्रार्थनाएं क्या है? भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने नहीं समझा हो। ये आज का चैप्टर था। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा हमारे राजा, राज्य एक और प्राचीन गणतंत्र। ये टॉपिक जो है ये है पूरा महाजनपद काल का टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एक दिन छोड़ के उसके बाद आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से मस्त होकर पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।